अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं टॉक शो। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चले किसी किनारे लग रही है। सियासी एक हलचल थी या कहें कि हाँ ना अगू मगू की कैफियत, वो अब किसी तरफ किसी ऊँट करवट बैठ रहा है। हुकूमत साजी का मामला अपने इख्तितामी मराहिल पर है, लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ कंसेंसस में आती है, वहीं पर वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो जाती है। एमक्यूएम ने कहा है कि इन हालात में साथ चलना बड़ा मुश्किल है और नून लीग के साथ उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वजूहात ज़ाहिर है, ओहदों की बाँट है कि किसको क्या चाहिए और कौन क्या दे सकता है, कौन क्या नहीं दे सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खामोशी से अपना मामला तय कर लिया, लेकिन जब पूछा गया बिलावल भुट्टो जरदारी से कि क्या आप इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार और जो उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बने या पीटीआई के हिमायत याफ्ता है, उनके साथ क्यों नहीं बात कर लेते और उन्हें गवर्नमेंट बना। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट बनाने के लिए बातचीत करनी होती है, तो बातचीत करने को तो वो तैयार नहीं है। और ये बात काफ़ी अरसे से हर जगह हो रही है, बल्कि तमाम वो सहाफ़ी तबका हो या जो जी शऊर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यार बात करने से ही मामला हल होते हैं, और वो लोग तो बात करने पर तैयार नहीं है। और अब एक नई चीज़ के गौहर अली ख़ान को क्यों हटाया गया ओहदे से, चेयरमैनशिप के, तो शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें ओहदे से इसलिए हटाया कि वो शायद काम ठीक नहीं कर रहे थे, उनकी वो अहलियत नहीं थी। ये अजीब अजीब मामला हैं। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में हल्फ उठाने का मामला चल निकला है, हुकूमत साजी भी 2-1 दिन में हो जानी है और फिर पीर से कौमी असम्बली के मामला भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आने वाले दौर में अब सेनेट बड़ा अहम होगा, उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का ओहदा बड़ा अहम होगा, वज़ीर आज़म के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, और इस तरह की हुकूमत जिसमें तमाम पार्टीज़ फिर से सर जोड़कर बैठेंगी या साथ एक इत्तेहाद है, उसमें जब ओहदों की बाँट होगी तो ओहदों की बाँट के बाद एक मजबूत रस्सी की ज़रूरत होगी जो इन सबको बांध के रखे, और उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल बड़ा अहम होगा। पीडीएम की गवर्नमेंट चल तो गई, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो सब ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी। आईएमएफ, आने वाला बजट, कैसे सख्तियाँ झेलेगी आवाम, आवाम के लिए क्या है, आवाम को तो समझ नहीं आ रहा कि कोई भी आए कोई भी जाए, अब बजट आना है और बजट से आवाम का भुरकस एक बार फिर निकलना है। बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, रोज़मर्रा की अशिया हों, खाने पीने की चीज़ें हों, तो ये मामलात अब आवाम बेचारे उनके पहुँच से तो बाहर होते जा रहे हैं। असल मसला आवाम का है, सियासी लोग तो किसी ना किसी तरह जोड़ तोड़ करके मिल बैठेंगे। अब हम अगर बहुत सारी चीज़ों पर नज़र डालते हैं तो उसमें एक अहम चीज़ है हुकूमत की स्टेबिलिटी, और किस तरह की मुस्तहकम हुकूमत तमाम सूबों में कैसे चलेगी, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। आप 2 हज़रात का थोड़ी देर में हमें और 2 हज़रात भी ज्वाइन कर लेंगे। इस वक्त सलमान आबिद साहब, जो बड़ा मसला है ना वो है मुस्तहकम हुकूमत का। हुकूमत तो बन जाएगी, हुकूमत साजी भी हो जाएगी, सूबों में भी हो जाएगी, पर मुस्तहकम ये ख़ुद में एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों, मेरा ख्याल है हुकूमत में बैठे लोगों को लग रहा होगा बड़ा आम सी बात है कि जी हम किसी ना किसी तरह चला लेंगे। देखिए, बात बड़ी है कि किसी भी जमात एक वाज़ेह मैंडेट और जो भी हुकूमत में आ रही है एक दूसरे के सहारे। अभी आपने बात की है कि उनको अपनी रिजर्वेशंस हैं मुस्लिम लीग नून के साथ आगे बढ़ने के हवाले से, वो यकीनी तौर पे कुछ लेन देन का मामला होगा। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम हुकूमत की सपोर्ट तो करेंगे लेकिन वजारतों के अंदर हिस्सेदार नहीं बनेंगे, यानी ईवान सदर जाएंगे, स्पीकरशिप लेंगे, गवर्नरशिप लेंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की होगी उसकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी। ये बड़ी अजीब और गरीब बात होगी अगर ऐसा होता है कि एक हुकूमत बनने के फौरी बाद हम उसके साथ इख्तियारात तो लेना चाहते हैं लेकिन इख्तियारात के अंदर जो जिम्मेदारी का पहलू है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। एमक्यूएम भी माजी के अंदर मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर इत्तेहादी जमातों की सियासत करती रही है, लेकिन कभी उसने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और अपनी वजारतों में इंजॉयमेंट करने के बाद जब हुकूमत पर मुश्किल वक्त आता है तो वो छोड़ के चली जाती है। तो अब यकीनी तौर पे वफाक में जो हुकूमत बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, उसमें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और उनकी कैबिनेट के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी से वो कोई बहुत ज्यादा तवक्को ना रखें, ना एमक्यूएम से ज्यादा तवक्को रखें। ये उनको ही परफॉर्म करना है। और जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है और जिसकी तरफ आपने इशारा दिया है कि जब आईएमएफ से नया माहिदा होगा
तो उसके नतीजे में एक बड़ा तूफान जो है महंगाई का या टैक्सेस का जो है ना वो आवाम पे गिराया जाएगा, तो उससे कैसे लोगों को रिलीफ मिल सकेगा फौरी तौर पर, ये एक सवाल तो है। और इसी तरीके से जो 92 लोगों पर मुश्तमिल कौमी असम्बली में अपोजिशन है, या पंजाब में 125 से ज्यादा के लोगों पर मुश्तमिल अपोजिशन है, और फिर आप देखिए सिर्फ मसला पीटीआई का नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत से नाला नजर आ रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में उनको कोई हिस्सा नहीं मिल रहा उस तरह से जिस तरह से वो चाहते थे। लेट हो गए उसी ना। तरह बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल और महमूद खान नचकजई और अवामी नेशनल पार्टी केपीके के अंदर और जमात इस्लामी नाला नजर आते हैं। अगरचे जमात इस्लामी के पास ज्यादा अददी तादाद नहीं है, लेकिन ये जमातें जो है ये पार्लियामेंट से बाहर की जो सियासत है उसमें हुकूमत के लिए मुश्किलात तो पैदा करेंगे। तो हुकूमत यकीनी तौर पर जिसे कहते हैं एक मुश्किल स्टेज पर है, और पीएमएलएन जो है जो जिसको आगे लीड दी गई है हुकूमत करने के लिए, उसके पास अपनी इत्तेहादी जमातों के चैलेंजेस भी होंगे, अपोजिशन का चैलेंज भी होगा, मईशत का और सियासत का भी चैलेंज होगा, और खास तौर पे जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उससे भी उसे निपटना होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून एक तजर्बाकार जमात है, अब देखते हैं कि उनकी जो तजर्बाकारी है वो कैसे चीजों को लेकर आगे बढ़ती है, क्योंकि जो 18 माह की या 16 माह की पीडीएम की हुकूमत थी उसमें तो हमें शहबाज शरीफ साहब की स्पीड जो है वो नजर नहीं आई जिसकी वो शोहरत रखते हैं। लेकिन अब उनके पास 5 बरस है, लेट्स सी कि वो मामला को कैसे लेके चलते हैं। लेकिन ये इक्तदार जो है इस वक्त एक मुश्किल स्टेज बनी हुई है, जो भी हुकूमत करेगा उसके लिए मुश्किलात ज्यादा हैं, आसानियां कम है। ठीक है, मुनीज़ जहांगीर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जर्नलिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। मुनीज़ थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। मुनीज़ हालात आपके सामने, अब हुकूमत करीब है तो एमक्यूएम नाराज़ है। देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था। अगर आप माजी में भी देखें जिस तरह कोalition गवर्नमेंट चलती रही हैं तो एमक्यूएम जो है वो अक्सर नाराज ही रहती थी, और एमक्यूएम एक बहुत डिफिकल्ट कोalition पार्टनर रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उन्होंने साथ दिया, चाहे उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। वो एक हार्ड बार्गेन ड्राइव करते हैं, और अब चूंकि उनको सीटें भी ज्यादा मिल चुकी हैं सिंध से, तो वो अब एक और ज्यादा हार्ड बार्गेन जो है वो ड्राइव करेंगे। बहरहाल अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पूछें तो वो कहते हैं कि पहले हमने बड़ी इत्तेहाद के साथ जो बहुत सारी जमातें थी उनके साथ हुकूमत पीटीएम चला ली थी, तो ये तो फिर जो है कम जमातें हैं और हम मैनेज कर लेंगे। मगर इस हुकूमत की जो असलियत है वो यही है कि इट कम आफ्टर अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, एंड आई थिंक कि उसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जो इस वक्त उनके साथ नहीं है। मगर एट द सेम टाइम अगर आप वोट बैंक को देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जमा करके वोट बैंक पीटीआई से कम अज कम ज्यादा है। तो एक उनको एक आप समझ लें एक इक़्तिदार तो मिल गया है, मगर उनको साथ साथ ऑपोजिशन को भी किसी हद तक राम करके चलना होगा, और जो उनके साथ बैठी हुई हैं जमातें उनको भी साथ लेकर चलना होगा, और ये इतना आसान नहीं होगा। मुनीज़ मौलाना साहब का रोल कैसे देखेंगी? अगर मौलाना साहब बैठ गए, अगर अभी तक तो जो इतलात है वो यही है कि वो जाएंगे अपोजिशन में, बैठ गए तो इन दो जमातों को तो पीडीएम बनाने में बड़ा अहम हिस्सा था मौलाना का। जी बिल्कुल, और ये मत भूलिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान के पास स्ट्रीट पावर है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास भी स्ट्रीट पावर है। तो एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है, हमने माजी में भी देखा है, ये कहा गया कि जी एक सूबे को वफाक से लड़ाना नहीं चाहिए। तो मगर हम जिस तरह की अलायंसेस बन रही हैं, तो अगर ऑपोजिशन हुई और स्ट्रीट एजिटेशन हुई तो उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से तो मौलाना फजलुर रहमान भी के पास भी स्ट्रीट पावर है और पीटीआई के पास भी स्ट्रीट पावर है। तो ये एक खतरे की घंटी जो है ये बजती रहेगी हुकूमत के लिए, और इनको हर तरह से ऑपोजिशन को भी जो है वो लेके साथ चलना होगा। मगर मौलाना फजलुर रहमान भी एमक्यूएम की तरह एक हार्ड बार्गेन ही ड्रॉ करते हैं। अगर उनको कुछ मिल जाता है हुकूमत में तो मैं नहीं समझती कि वो ऑपोजिशन में जाके बैठेंगे, और उनकी ये एक डिमांड रही है कि उनको पहले उन्होंने उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो सदरे पाकिस्तान बन जाएं। जाहिर है वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मगर उनकी कुछ और भी डिमांड थी जो कोलिशन गवर्नमेंट समझती थी कि वो पूरी नहीं कर सकती। जिस तरह की ये भी बात एक वक्त पे हुई थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये ख्वाहिश का इजहार किया था, जो हमें जराए बताते हैं कि जी हमें एक
स्टेक मिलना चाहिए और एक सब्सटैंशियल स्टेक मिलना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। अब क्या वो जिस तरीके से वो चाहते हैं, जिस किस्म का वो हो स्टेक सकता है चाहते हैं, क्या गवर्नरशिप वो मिल जाए मुनीर से, देने के गवर्नरशिप काबिल? वुड बी ओके। देखिए, गवर्नरशिप तो ऑलरेडी उसकी बंदरबांत हो गई है और वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में आई है खैबर हाँ, पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप। अब क्या बलूचिस्तान की गवर्नरशिप के ऊपर मौलाना फजल रहमान की नजरें हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर हमारी इत्तलात ये थी कि उनको गवर्नरशिप से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में एक अहम जो है सीट है वो चाहिए थी। मगर वो मुनासिब नहीं थी कि वो कोalition गवर्नमेंट उसको दे दे और वो दे भी इस पोजीशन में भी नहीं थे कि वो दे सकते थे। तो मौलाना जो है उनकी डिमांड्स काफी हाई रही हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई रही हैं इस कोalition गवर्नमेंट से, और वो शायद इस काबिल नहीं कि वो मौलाना की जो डिमांड्स हैं उनको वो मीट कर रजामंद कर पाते। सकें या उनको मीट कर सकें। जी ट्रू, वेरी ट्रू। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सर हालात आपके सामने, हुकूमत बनने जाती है तो कोई ना कोई एक ना एक रस्सी खींचना शुरू हो जाती है। मौलाना साहब तो पहले ही नाराज थे, एमक्यूएम भी अभी थोड़ा सा मान नहीं रही। देखिए, हुकूमतें जब इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं तो ये कश्मकश तो होती है, इसमें तो कोई गैर मामूली बात नहीं है। और जैसे अभी मुनीज़ा कह रही थी, एमकेएम हो या मौलाना हो, ये दोनों बहुत इनके साथ कोलिशन बनाना और इनके मुतालबात को फेस करना, उन्हें पूरे करना बहुत मुश्किल हमेशा सबके लिए रहा है। तो ये तो कोई गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान, इन दोनों का इसके सिवा और कोई ठिकाना है नहीं। इन दोनों को इसी कोलिजन में आना है और इस कोलिजन के साथ चलना है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो कानून साजी होगी, इवन अगर किसी मरने पर कोई आईनी तरमीम की कोई बात होती है तो उस मरने पर भी ये उनके साथ होंगी। ये इब्तदाई बारगेनिंग होती है, ये बारगेनिंग कोई गैर मामूली बात नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत जो शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट होगी, इसके लिए चैलेंजेस और तरह के हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है जिसका सलमान आबिद साहब ने जिक्र किया, वो इक्तिसादी चैलेंज है। और दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि जो असल अपोजिशन है, पीटीआई, चाहे उसका नाम जो भी हो, मसलतन इख्तियार कर लिया गया हो, वो अपोजिशन की तरह ऐवान में बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम इनको ना असेंबली चलाने देंगे ना गवर्नमेंट चलाने देंगे। और जो सबसे बड़ी बात सामने आई कल के बानी पीटीआई ने ये कह दिया कि मैंने तो खत लिख दिया है, आज वो चला गया होगा। तो अब ये देखिए कि एक सियासत होती है और एक रियासत होती है। तो ऐसा महसूस होता है कि बानी पीटीआई ने रियासत और सियासत का फर्क मिटा दिया है। उनकी नजर में ये दोनों एक हैं। और जो उनके मुखालिफिन है उनका कहना ये है कि उनकी नजर में अगर वो है तो सब ठीक है, अगर वो नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। लिहाजा रियासत हो या सियासत, उनकी दोनों चीजें उनके लिए एक हैं। तो ये जो तर्ज अमल आएगा पीटीआई की तरफ से, उसके बानी की तरफ से और उनके फॉलोअर्स या जो अरकान असेंबली होंगे, जो अपोजिशन, ये असल चैलेंज होगा और इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा आने वाली गवर्नमेंट के लिए। लेकिन क्या ये मुमकिन? अच्छा, मैं यहाँ एक इख्तिलाफ करता हूँ कि पीटीआई सीट पार रखने वाली जमात है। नहीं, पीटीआई वोट पार रखने वाली जमात है, वो सीट पार रखने वाली जमात नहीं है। वो हर मौके पर जब भी कभी स्ट्रीट पे लोगों को लाने की कोशिश की गई, पीटीआई नाकाम हो गई। यहाँ तक कि वो जो हमले की बात कही गई थी इमरान खान पर, जो फायरिंग का वाकया हुआ था इनके मार्च में, तो उस मौके पर भी लोग घरों में चले गए थे, सड़कों पर नहीं आए थे। तो ये बात पीटीआई सड़कों पर आकर जैम कर देगी, ये तो मुश्किल होगा। लेकिन वो वैसे मसाइल पैदा करते रहेंगे और वो मसाइल हुकूमत से ज्यादा रियासत के लिए होंगे। ये खतरनाक बात है और इसका खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये सलमान साहब, हम देख रहे हैं कि मैं ना मानूं कि सियासत से निकल के ना मामला अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या इंटेंसिव होता जा रहा है। क्या इस वक्त पाकिस्तान के हालात इस चीज़ के मुतामिल हैं
कि चलें जो भी गवर्नमेंट टूटी फूटी लूली लंगड़ी जो भी गवर्नमेंट आ रही है, 4 जमातें हों, 3 जमातें हों, 6 जमातें मिलकर गवर्नमेंट बना रही हों, गवर्नमेंट ना चलने देना, क्या ये अक्लमंदी है इस वक्त? देखिए, गवर्नमेंट ने अब अगर चलना है तो उसको अपने सहारे पे खड़ा होना होगा। देखिए, इस वक्त पीएमएल-एन जो है वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। पंजाब में उसकी अपनी मुकम्मल आज़ादी के साथ हुकूमत बनने जा रही है। बलूचिस्तान में उसकी अपना मखलूत हुकूमत है पीपल्स पार्टी के साथ। सिंध में उनके बड़े इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी वाले, उनकी हुकूमत होगी। चेयरमैन सेनेट वो अपना लाना चाहते हैं। कुछ सूबों में गवर्नर उनके अपने होंगे और कुछ सूबों में पीपल्स पार्टी के गवर्नर होंगे। स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। ईवान सदर में जरदारी साहब बैठे होंगे। इससे ज्यादा कोलेशन बेस्ड मजबूत हुकूमत तो और कोई नहीं हो सकती। जो बाहर जमाते हैं उनके पास तो अददी अक्सरियत भी नहीं है पार्लिमानी सियासत के लिए, सिवाय पीटीआई के अलावा। तो मेरा मतलब ये है कि अगर हुकूमत इनको इंगेज करेगी तो बात आगे बढ़ेगी। अगर हुकूमत ने उनको डिसंगेज ही रखा और जो भी पीटीआई का भी अपनी पीटीआई भी अगर अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं करेगी, पार्लिमानी सियासत के साथ नहीं जोड़ेगी, पार्लिमान के अंदर किरदार अदा नहीं करेगी, सियासी हिकमत अमली नहीं इख्तियार करेगी, और अगर वो उसने भी महाजराई और टकराव की पॉलिसी को जारी रखा तो ना उससे अपोजिशन को कोई भला होने वाला है, ना हुकूमत का कोई भला होने वाला है। देखिए, रियासत का नुकसान अपनी जगह, हुकूमत का नुकसान भी बड़ा है, क्योंकि जो इक्तिसादी चैलेंज है वो विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं हो सकता। इसलिए ये तो सूरत हाल जो है, इनको तो मिल बैठना होगा ना सबको। अब उस मिल बैठने में कितने लोग तैयार होते हैं और कितने लोग तैयार नहीं होते। मैं अभी सिर्फ हम इमरान खान का रोना रो रहे हैं ना, आपने लगता है महमूद खान अचकजई की तकरीरें नहीं सुनी पिछले हफ्ते की? नहीं सुनी है। आपने सरदार अख्तर मैंगल की तकरीरें नहीं सुनी है? आपने हाफिज नईमुर रहमान की तकरीरें नहीं सुनी है? वहां पे भी काफी इश्तियाल पाया जाता है इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबी नताइज के हवाले से। और अभी तो ये जो हुकूमत आ रही है, इसको एक इलेक्शन की रिगिंग का भी एक सामना करना पड़ेगा। वो सवाल तो मौजूद रहेगा ना, वो खत्म तो नहीं होने वाला। वो मुनीज़े ने बताया कि जी ये बात ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ज्यादा अपना बेस करता है कि वो कैसे मामलात को लेके चलते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर पीपल्स पार्टी वजारतों में हिस्सेदार ना बनी तो आप समझिए कि इस हुकूमत की मुश्किलात इब्तदाई से शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हर मुश्किल में जब हुकूमत से कोई गलती होगी, मईशत के कुछ मामलात होंगे, आईएमएफ की कंडीशंस के ऊपर सख्त शराइत आएंगी, तो पीपल्स पार्टी हाथ खड़ा कर देगी, जी हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो फिर ऐसे ही एक कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चलने वाली। या आप हुकूमत का हिस्सा है या आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप इख्तियारात ले लेंगे और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसी तरह से एमक्यूएम का मामला है। तो मुझे लगता ये है कि ये सारा इतना बड़ा सेटअप, और फिर इस पूरे सेटअप को एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है। एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर ये सारा दरबार सजा हुआ है ना। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर अगर कुछ मामलात को चलाने की कोशिश करें और पीटीआई भी अपनी पॉलिसी के अंदर लचक पैदा करे, तो ये गाड़ी आगे चल सकती है। लेकिन अगर हम सब महाजराई के अंदर उलझ गए, एक दूसरे से बदले की सियासत में जाएंगे, तो फिर ये गाड़ी आगे चलेगी नहीं, बल्कि इसमें और ज्यादा रुकावटें क्रिएट होंगी। फ्लेक्सिबिलिटी बड़ा अहम मामला है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी सारी जानिब से, किसी भी जानिब से ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तब हुकूमत नहीं चलेगी। एक मजबूत नक्शा खींचा है सलमान आबिद साहब ने, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। क्या ये मजबूत नक्शा इतना ही मजबूत होगा अगर आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर गवर्नर, वज़राए आला, ये सब अपने कंट्रोल में हो एक सूबे को छोड़कर? तो क्या ये नक्शा इतना ही मजबूत है जितनी ये बात हो रही है? और फिर दूसरी तरफ अहम मसला ये है कि हम जब भी देखते हैं, जब भी तो हुकूमत का हिस्सा तो बनने की बात ठीक है, कहते हैं जी फैसलों में हम साथ नहीं थे, हुकूमत में साथ थे। क्या ये बात इतनी सहल और आसान है? ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा मुनीर से, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, ये 3 अलग अलग इश्यूज हैं। फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट टूवर्ड्स अपोजिशन और अपोजिशन टूवर्ड्स गवर्नमेंट, ये बड़ी ज़रूरी है अगर तो चलना है। अगर तो चलना है, नहीं चलने वाली तो अब बात नहीं है। सिस्टम पहले ही बहुत डैमेज है, मईशत डैमेज है, और हमारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा मसला मईशत के साथ आपका रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है।
एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, ईरान के साथ एक थोड़ी सी टेंशन बनी, अब मामलात बेहतर हो रहे हैं, और फिर आपने नए डायमेंशंस, नए ताल्लुकात, नए मामलात, फिर नए सिरे से जन्म लेने वाले मामलात, सी पैक एक बड़ा मसला है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। गैस पाइपलाइन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात चैलेंज है, और हमने एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और मईशत को भी देखना है, खाली यही नहीं कि हम इंटरनल सियासत में ही 5 साल निकाल दें। जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर हमारा सबसे बड़ा मसला जो होता है वो एक होते की टेंशन होती है, और जब उसकी टेंशन पूरे हल कर सकते हैं, तो अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन सियासतदानों को फेस कितनी चीज से हल करने के लिए, फॉरेन पॉलिसी इनके हाथ में या इकोनॉमिक पॉलिसी इनके हाथ में थमाई जाएगी। आपको ऐसा मुझे आपको दोबारा कांटेक्ट, प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा, मैं ज़रा ये बात भी कंप्लीट करूँ, आवाज़ थोड़ी सी डिस्ट्रॉक्शन आ रही है, कट रही है। फारूक आदिल साहब, सर फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे बहुत अच्छा, सलमान आबिद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अहम ओहदे हो गए, वज़ीर आज़म हो गया, सदर हो गया, गवर्नर हो गए, जो नक्शा उन्होंने खींचा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, हम ज़रा पहले फ्लेक्सिबिलिटी पे बात करते, नहीं होगा इस जमहूरी बिहेवियर में, तो ये बिहेवियर भी जमहूरी नहीं रहेंगे, हमें हर चीज़ पे अगर आदत होगी, नहीं मैं नहीं मान रहा, ठीक बात भी है, नहीं मान रहा, और जहाँ पर मुल्क का मामला है वहाँ भी नहीं मान रहा, आपने खुद भी जिक्र कर दिया जो खत है IMF वाला, तो एक डैमेज पे डैमेज होना है पाकिस्तान को, अगर यही बिहेवियर रहे हमारे सबकी तरफ से, गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, कोई भी हो। नहीं, देखें, एक ही लाठी से आप सबको नहीं हाँक सकते अरसलान। हुकूमत पे शामिल जो भी उसके एलाइज होंगे, इसमें उनके यहाँ जो ओहदों के लिए बारगेनिंग होगी वो अपनी जगह पर, और इसके अलावा बाज़ पब्लिक यानी लोगों को मुतासिर रखने के लिए बाज़ औक़ात कुछ लोग कह देते हैं बातें, वो भी अपनी जगह पर। लेकिन आप ज़रा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शहबाज शरीफ के साथ हुई, जिसमें ये अनाउंस किया गया कि ये लोग इकट्ठे मिलकर हुकूमत बनाएंगे, उनका ओपनिंग सेंटेंस याद करें। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हम मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये बड़ा बुनियादी जुमला है। और दूसरा उनका जुमला, अगला जुमला ये था कि हम मिलकर कौम को दरपेश चैलेंजेस को सामना करने जा रहे हैं। उनमें इक्तिसादी मामलात भी शामिल हैं और खारजा ताल्लुकात के मामलात भी शामिल हैं। ये उन्हीं को मैं कोट कर रहा हूँ। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं, ये बहुत बुनियादी हैं। इसका मतलब ये है कि वो वजारतें लेते हैं, वो वजारतें नहीं लेते। वैसे एक सतह पर ख्याल यही किया जा रहा है कि वो वजारतें ले लेंगे। अगर नहीं भी लेते बफर्ज़ महल, इसके बावजूद उनके सामने चैलेंज बहुत बड़ा है, और दो तरह के चैलेंज है। एक तो ये कौम को जो चैलेंज है, दूसरे सियासी मुखालिफिन का चैलेंज है। तो उस चैलेंज से निपटने के लिए ज़रूरी है अच्छी कारकर्दगी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे, और जो हम तवक्को करते हैं कि मईशत के मामलात को सेटल डाउन फिक्स किया जाएगा, इसी तरह से जो मुल्क के अंदर बेचैनी और अफरा तफरी है, उसको भी, अच्छा उससे भी डॉक्टर साहब, अगर हिकमत के इसी में साथ। आपसे ये सवाल पूछूं, पिछली बार भी हमने देखा तो कहा यह गया कि ठीक है, पहले भी जब ये बात हुई कि हम सारे मिलके बैठे हैं पाकिस्तान की बका के लिए, मुल्क के मुश्किल हालात हैं, आवाम की मुश्किलात हैं, PDM की बात कर रहा हूँ, उसके फौरी बाद फैसलों से अलहदगी इख्तियार की सबसे पहले, नहीं जी हम इस फैसले का हिस्सा, इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड फैसले हम उसका हिस्सा नहीं थे, फॉरेन के मामला थे वो हमने देखे, विन विन सिचुएशन अपनी, और जहां पर मुश्किल सिचुएशन है वो फिर दूसरे पर मलबा, ये इशू बहुत बड़ा है। अरसलान, हम भूल जाते हैं कि ये अलग अलग सियासी जमातें थी, इनके अलग अलग नजरियात और अलग अलग सियासी मफादात थे, और जिन चीज़ों की आप निशानदेही कर रहे हैं वो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में की है। तो इलेक्शन कैंपेन में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी का जहन सामने आता है, जो हम ये समझते हैं, उनका ख्याल ये था कि सिंपल मेजॉरिटी की तरफ मुस्लिम लीग जा रही है और हम अपोजिशन को लीड करने जा रहे हैं। तो ये अपोजिशन को लीड करने के नुक्ता नज़र से ये पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया गया। अब ये एक सियासी नैरेटिव था, नहीं चल सका, बिल्कुल नहीं चल सका। लेकिन जो मैच्योर सियासी जमातें हैं, वो अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद जब कौमी मसाइल सामने आते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे आपको इकट्ठी हुई भी नजर आती हैं। हम तवक्को कर सकते हैं, या हमें तवक्को करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए
कि ये जो इत्तेहाद बना है ये कामयाब हो। न सिर्फ ये कि कौमी चैलेंजेस के लिए कामयाब हो, बल्कि ये अपोजिशन को भी, जैसे कहा जा रहा है, सलमान आबिद साहब ने कहा कि उनको भी इंगेज करे और उनकी भी जो तलखी है उसको इंगेज करके उसे कम करने की कोशिश करे। इस सिलसिले में इमरान खान साहब को भी यही मशवरा है, तवक्को यही करनी चाहिए कि वो ऐसा करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी सियासत बचा लेंगे। वरना देखिए, तलखी का जो फायदा उठाना था वो अब तक उठा चुके। अब आइंदा तलखी का जो फायदा है वो उन्हें नहीं पहुंचेगा, अब उन्हें नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए ये जो आप माजी की बात कर रहे हैं कि जी वो जब तक इकट्ठे रहे तो एक सर रहे, माजी उसके करीब बाद है। फौरन उन्होंने इख्तिलाफ कर। जी डॉक्टर साहब, माजी करीब है, ये अभी की बात है, 16 माह की हुकूमत। तो भाई मैंने आपको फिर याद दिला रहा हूँ कि उन्होंने इलेक्शन में आके किया, इलेक्शन कैंपेन में किया, और इलेक्शन कैंपेन में उनका जहन ये था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अपोजिशन करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अपना जो कद काठ है बिलावल भुट्टो जरदारी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारा जो आपको झगड़ा नजर आ रहा था उसका सबब ये था। ठीक हो गया मुनीर से, प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी बस जिस तरह के डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम दुआ करते कि ये चले और ये इत्तेहाद चले, तो मैं भी जी मेरा ख्याल है पूरा मुल्क ही ये दुआ करता है कि जो फौज है वो सियासत के अंदर मुदाखलत करना बंद कर दे, और जो उन्होंने एक तरीके से हशर कर दिया है मुल्क के अंदर, सियासत के अंदर भी मुदाखलत करके, मीडिया के अंदर भी मुदाखलत करके, मईशत के अंदर भी मुदाखलत करके, उसका रोल जो है वो खत्म कर दे, ताकि जो लोग हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो इस मुल्क को चला सकें। और अगर हमें वो लोग नहीं पसंद आएंगे और उनकी पॉलिसीज नहीं पसंद आएंगी तो अगले इलेक्शन में हम उनको वोट आउट कर देंगे और इस तरह सिस्टम बेहतर चलता रहेगा। मगर अगर इसी तरह मुदाखलत रहेगी और मईशत के अंदर भी, सियासत के अंदर भी मुदाखलत रहेगी, तो ना मुल्क मुस्तहकम हो सकता है, ना सियासत मुस्तहकम हो सकती है, ना मईशत का कुछ हो। अच्छा मुनीर से ये बताएं, ये जो अहम मुद्दों का जिक्र किया सलमान आबिद साहब ने, खास तौर पे वजीर आजम, सदर, गवर्नर, वज़राए आला, 3 सूबों तक और फिर फेडरल तक, तो ये सेटअप आपको मजबूत लग रहा है? सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा और क्या मजबूत हो सकता है कि जरदारी साहब हों सदर और प्राइम मिनिस्टर हों शहबाज शरीफ, तो ये एक मजबूत सेटअप है। देखिए जी, सेटअप जो होते हैं वो सियासतदान मजबूत या कमजोर कर लेते हैं। तो जितना कि मैंने पहले भी आपको कहा कि जब एक अच्छा चलें, मेरा ख्याल है थोड़ा सा कोई मामला उनकी लाइन के साथ इशू आ रहा है, तो चलें उनसे कांटेक्ट कर लेते। सलमान साहब, पंजाब कैसे देख रहे हैं? मरियम औरंगजेब साहिबा शायद जो है वो मरियम नवाज साहिबा के साथ रुके पंजाब में, और जाहिर है रुकेंगी तो फिर वो इत्तलात वगैरह और ये चीज़ें देखेंगी, बड़ी वो हैं भी, वोकल भी हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो देखती हैं सारी चीज़ें, प्रेसर्स आपने देखी हुई हैं उनकी। तो क्या कोई डिफरेंट हो जाएगा मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने से? क्या हो जाएगा? पहली वज़ीर आला खातून होंगी पंजाब की, क्या डिफरेंट हो जाएगा? देखिए, मरियम नवाज शरीफ भी वज़ीर आला रहे हैं, शहबाज शरीफ भी 2 दफा वज़ीर आला रहे हैं, हमजा शहबाज भी कुछ अरसे के लिए वज़ीर आला रहे थे। तो ये शरीफ खानदान में चौथी शख्सियत है जो वजारत आला के ऊपर आएंगी पंजाब में, और उनके पास मेजॉरिटी भी बहुत है, उनको कोई बड़ा अपोजिशन का सामना, यानी जो नंबर गेम है उसमें कोई मसला नहीं है। अलबत्ता पीटीआई की अपोजिशन का सामना तो रहेगा। अच्छा, वो खुद भी एक एग्रेसिव खातून है और एग्रेसिव टून में गुफ्तगू करती हैं, और मरियम औरंगजेब की वहां मौजूदगी भी जाहिर करती है कि उनको पता है कि एक अपोजिशन सख्त है, बड़ी है, तो इसलिए उनको मुकाबला करने के लिए मरियम औरंगजेब को पंजाब में उतारा गया है, वो भी उनका साथ देंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मरियम नवाज की कामयाबी बुनियादी तौर पे जुड़ी हुई है वफाकी हुकूमत की कामयाबी के साथ। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत वहां पर मरकज में परफॉर्म करती हुई नजर आएगी तो यकीनी तौर पर उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट उनको पंजाब में भी मिलेगी। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट कुछ ना कर सकी और फेडरल गवर्नमेंट उस तरह से परफॉर्म ना कर सकी जैसे करनी चाहिए, तो फिर पंजाब के अंदर भी उसका इंपैक्ट होगा। देखिए ना, लोग क्या चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी हो, गैस की कीमतों में कमी हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो, नौकरियां पैदा हो, महंगाई खत्म हो, ये जो अपना जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी हो रही है ये सब खत्म होनी चाहिए, लोगों को माशी इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की हमेशा से एक अप्रोच रही है, वो मेगा मंसूबों में बहुत जाते हैं,
अच्छा, मेगा मंसूबों से मुराद है कि जी आप मेट्रो बनाएं, ऑरेंज बनाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ जाएं जो अरबों रुपए पे बेस करते हैं, और इसी तरह से लैपटॉप स्कीमें हैं। लेकिन बुनियादी मसले जो लोगों के हैं, जो आज मईशत से जुड़े हुए हैं, उसमें अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई बड़ा रिलीफ देगी अगले 6 महीनों में, तो यकीनी तौर पर उसका फायदा पंजाब में मरियम नवाज को भी होगा। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट से कुछ ना मिला, तो और वही पीडीएम पार्ट, जो पीडीएम 1 है, जिस तरह से उसने परफॉर्म किया था मईशत में, वही इस वक्त पार्ट 2 में भी नजर आएगा। तो फिर सारा नजला जो है वो मरियम नवाज पर भी गिरेगा, क्योंकि पंजाब में वो लोगों को शायद उस तरह से रिलीफ ना दे सके। अगरचे 18वीं तरमीम के बाद कुछ मामलात में सूबे ज्यादा बाख्तियार होते हैं, मरियम चाहे तो वो भी चीजों को लेकर आगे चल सकती हैं, लेकिन एक जहन में रहे कि जो इस वक्त पोलराइजेशन है वो भी पंजाब के अंदर ही है, यानी पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन, ये दो बड़े सख्त हरीफ है पंजाब की सियासत में। और आज भी मुकाबला तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पीटीआई ने वहां पर एक अच्छी खासी तादाद अपनी अपोजिशन की इकट्ठी की है नंबर गेम में। तो मुझे लगता है कि ये पोलराइजेशन का भी उनको बड़ा सामना करना पड़ेगा और बड़ा टफ टाइम देगी पीटीआई, ईवान के अंदर भी और ईवान से बाहर भी। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि डॉक्टर फारूक साहब, सर चैलेंजेस पंजाब जी के अंदर, मैं फेडरल पे तो आपसे बाद में बात करता हूँ, पंजाब में भी बड़े अहम चैलेंजेस होंगे और उस्मान बुज़दार साहब की लास्ट कारकर्दगी वो भी बड़ा मसला बनी रही पंजाब के लिए। सब ने देखा जिस किस्म की कारकर्दगी थी उनकी, और उनको हटाया भी नहीं गया, वो रिजिड रहे। उनके गवर्नमेंट के जो फेडरल में हेड कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं जी बस उस्मान बुज़दार तो ओके, मरियम नवाज़ अगर लगेंगी तो जाहिर है उनको हटाना भी शहबाज शरीफ के तो बस की बात होगी नहीं। लेकिन कारकर्दगी बड़ी अहम होगी और बहुत मुश्किल होगी, टफ होगी। चैलेंजेस क्या क्या देख रहे हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ लाहौर में होंगे इस सारे अरसे के दौरान में, और आप ये आइंदा दिनों में हुकूमत साजी के बाद ये देखेंगे कि आपको वो बहुत अहम लोग और बहुत मौसर लोग जो ब्यूरोक्रेसी में हो सकते हैं, जो हुकूमत के अंदर हो सकते हैं, वो मिलेंगे जो बहुत काम करना जानते हैं, डिलीवर करना जानते हैं। इस तरह के आपको लोग वहाँ नजर आएंगे। इसका मकसद ये होगा कि पंजाब हुकूमत कारकर्दगी का मुजाहरा करे। मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुश्किल फैसले लेगी, उसको लेने पड़ेंगे। उसके पास इसके सिवा कोई और चाराकार ही नहीं है कि वो मुश्किल फैसले ना ले। उनको मुश्किल फैसले लेने हैं और पंजाब गवर्नमेंट कारकर्दगी का मुजाहरा करके वो जो मुश्किलात आएंगी उनको कंपनसेट करेंगी। इस तरह से एक बैलेंस बनेगा और ये पंजाब गवर्नमेंट आपको फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। ये मामला होगा। और बाकी अगर कोई पैरेलल कायम करना चाहता है मरियम नवाज शरीफ का उस्मान बुज़दार से, तो इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता। वो तो सर चले उस्मान कारकर्दगी के बुज़दार बाद आप होगा ना डॉक्टर साहब, वो तो चले 5 साल बाद। मेरा कहने का मतलब है कि जो चैलेंजेस हैं इस वक्त उसमें ब्यूरोक्रेसी भी एक बड़ा चैलेंज है, और ये तो हमें पता ही है कि सूबा ब्यूरोक्रेसी के बगैर चलता नहीं। 18वीं तरमीम के बाद कुछ इख्तियारात बल्कि हैं, उसका हम अमल दखल बड़ा कम देखते हैं, अमल दरामद बड़ा कम देखते हैं, लेकिन हैं इख्तियारात, तो उसका इस्तेमाल। और फिर मरियम नवाज़ के लिए क्या ऐसी प्ले फील्ड है कि उसमें जाकर वो इतना काम कर लें इन 5 सालों में कि लोग कहें कि हाँ जी मरियम नवाज़ आई और उन्होंने काम किया? उसका एक मैंने आपके सामने नक्शा पेश किया है ना। नवाज शरीफ लाहौर में मौजूद है और वो मरियम के लिए यहाँ मौजूद होंगे। और मैंने आपसे गुजारिश की कि आपको ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर और सियासी सतह पर ये दोनों बड़े आपको मुअस्सर लोग नजर आएंगे पंजाब हुकूमत में। और जो माजी में हो सकता है कि इस्लामाबाद में होते हैं, जैसे आप मरियम औरंगजेब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मरियम औरंगजेब का महाज है यानी इब्लाग आमा और जर्नलिज्म और इतलात। लेकिन इसी तरह के आपको और बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो इस हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मरियम नवाज के मुआविन होंगे। तो ये इस एतबार से, और जो 18वीं तरमीम की बात हो रही है, देखें 18वीं तरमीम से फायदा उठाना सूबाई हुकूमत ही की जिम्मेदारी है ना। और ये 18वीं तरमीम ही थी जिससे फायदा उठाकर शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी साबित की, या इस तरह जो मौजूदा निगरान वजीर आला है उनकी कारकर्दगी स्टेब्लिश हुई। तो ये देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर जिस खानदान से 4 वज़राए आला आ रहे हो, वहां आप उसको तजर्बे की तो कोई कमी है नहीं, तजर्बा मौजूद है। आपकी असम्बली के अंदर वाज़े अक्सरियत मौजूद है। आज मैंने खबरों में देखा कि बता रहे थे कि 200 के करीब अरकान PMLN की तरफ थे और बाकी 98 या 92 दूसरी तरफ थे। तो अब वो भी मामला नहीं है।
अब मामला सिर्फ शोर शराबा करने से आपने कार्रवाई रोकनी है तो एक हद तक करते रहेंगे, वरना उसके बाद फिर वो दूसरा तरीका शुरू हो जाएगा कि अगर नहीं चलने देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मरकज की निस्बत पंजाब में करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है और अहलियत भी बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया सलमान साहब, केपीके और फेडरल साथ चलेंगे, चलना पड़ेगा, लेकिन क्या मैकेनिज्म हो सकता है? देखिए, असूली तौर पे तो साथ चलना चाहिए, तभी ये सिस्टम आगे चलेगा। लेकिन अगर क्लैश की सूरत हाल बन गई और माजराई बनी तो फिर यकीनी तौर पे वफाक और केपीके जो है वो एक दूसरे से उलझ जाएंगे, ये मैं आपको बताऊं। तो इसलिए ये डिपेंड करता है दोनों तरफ से, यानी किसी एक तरफ की बात नहीं कर रहा कि फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से इनिशिएटिव लेती है और पीटीआई वाले किस तरह से इनिशिएटिव लेते हैं। अगर दोनों की अप्रोच मुस्बत होगी तो बात आगे चलेगी, गाड़ी आगे चलेगी, वगरना नहीं चलेगी। ये मैं फारूक आदल साहब ने जो बात की ना पंजाब डिलीवर करेगा, मुझे नहीं मालूम कि क्या पेट्रोल की कीमतें पंजाब कम करेगा, डीजल की कीमतें पंजाब कम करेगा, गैस की कीमतें पंजाब कम करेगा, नए रोजगार पंजाब पैदा करेगा, नई इंडस्ट्री कौन लगाएगा। ये बहुत से सवालात हैं और ये मैं सिर्फ इस वजह से नहीं मरियम के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। आप जरा 2010 से लेकर आज 2024 तक की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एनालाइज कर लें। उसमें पीएमएलएन की हुकूमत भी रही है, शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत रही है, मुराद अली शाह साहब की भी हुकूमत रही है, कि पीटीआई की 10 साल की हुकूमत केपीके में भी रही है। कितनी नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की है सूबों ने और कितने नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है जिसकी वजह से नए रोजगार पैदा हुए हों। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है असल में उसकी डायरेक्शन डिटरमिन करती है सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर फेडरल गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करेगी तो बोझ सीधा का सीधा जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे आ जाता है। तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट का खड़ा होना बहुत जरूरी है, मैं आपको बताऊं। और अगर उन्होंने लोगों को माशी रिलीफ ना दिया और इब्तदाई ये जो मार्च के बाद आईएमएफ का मामला होगा और उसके नतीजे में लोगों पर जब माशी बोझ बिलों की सूरत में, टैक्सों की सूरत में आएगा तो सूबाई हुकूमतें वहां बेचारी कुछ नहीं कर सकेंगी, क्योंकि जो गालियां पड़ेंगी फिर वो फेडरल गवर्नमेंट को जब पड़ रही है तो ये नहीं पढ़ रही कि फेडरल गवर्नमेंट को गालियां पड़ रही है, वो मुस्लिम लीग नून को पड़ेंगी, वो पीपल्स पार्टी को पड़ेंगी, वो एमकेएम को पड़ेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कि वो कुछ ऐसे इकदाम करें लंबे मंसूबों के मुकाबले में शॉर्ट टर्म ऐसे मंसूबे लेके आए जिसमें वो लोगों को रिलीफ दे सके। डिलीवर करना एक और चीज है, इस वक्त लोगों को रिलीफ देना है, क्योंकि लोगों की आमदनी में और अखराजात में जो अदम तवाजन पैदा हो गया है उसने पाकिस्तानी सोसाइटी में अच्छा सर, कैफियत पैदा करती है। एक छोटा सा उसको डील करना प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक, एक ब्रेक से वापस आता हूँ। आईएमएफ वाले मामले का जिक्र किया तो एक खत का जिक्र और फिर उस पर तस्दीक भी कर दी है मानी पीटीआई ने, समझ से बाहर। इससे पहले भी ऑडियो कॉल्स हमने देखी, वो भी लीक होती रही आईएमएफ के मामले पर ही। किस हद तक ये पाकिस्तान के लिए डैमेज हो सकता है, कितना ख़तरनाक ये मामला होगा, क्योंकि आईएमएफ के साथ हमने डील करनी है, बजट बनाना है और उसी को लेके आगे भी चल रहे हैं। अभी तो एक जो स्टैंड बाय वाला अरेंजमेंट था वो भी चल रहा है, उसकी लास्ट ट्रांच भी अभी बाकी है। वापस आते हैं ब्रेक से, फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, फॉरेन पॉलिसी, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर फारूक साहब, सर जो जिक्र किया सलमान साहब ने उसमें ख़ास तौर पे आईएमएफ वाला मामला, आने वाला बजट और फिर ये मखलूत हुकूमत, कितना बड़ा चैलेंज है ये, और इससे निकलने के लिए एक मरबूत किस्म की इकनॉमिक पॉलिसी या इकनॉमिक रिफॉर्म और फिर उसको फाइनेंशियल पॉलिसी के साथ लेकर आगे चलना ये बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ट्रेड भी हमारी डिक्लाइनिंग का शिकार है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी डिक्लाइनिंग का शिकार है और आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन भी सालाना बुनियादों पे 40% से ऊपर बढ़ रही है। देखिए, पहले तो मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने भाई सलमान आबिद साहब के साथ इत्तेफाक राय कर सकूं। वाह सर, करें प्लीज। कि जो कुछ उन्होंने निशानदेही की आईएमएफ के साथ, जो भी हमारी आइंदा चल के डील होनी है मार्च में या अप्रैल के शुरू में, उसके तो हम पर प्रेशर आना ही आना है। और वो प्रेशर, ये बात भी दुरुस्त है सलमान साहब की कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, एमक्यूएम, इनको गाली भी पड़नी है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आप 18वीं तरमीम के बाद सूरत हाल ये है कि पैसा सूबों के पास है, मरकज बेचारा कंगला है। तो सूबों के पास क्यों है? सूबों के पास इसलिए है कि सूबे तालीम के मामलात को देखते हैं, सेहत के मामलात को देखते हैं,
एक हद तक रोजगार के मामलात और ये जो आपकी मेहनत कश बिरादरी है, इनके मामलात, बेशुमार वजारतें उनके पास हैं और उनमें वो कारकर्दगी का मुजाहरा जो एनएफसी में उनको पैसा मिलेगा वो बहुत सारा पैसा होता है, उनसे आप लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। सिर्फ हुस्न कारकर्दगी की जरूरत है। तो वो जो रिलीफ है ना, उस रिलीफ से गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा। ये मेरी गुजारिश ये थी और मैं ये समझता हूँ इस वक्त भी जो मुस्लिम लीग की पॉलिसी थी और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी थी कि सूबों पे कंसंट्रेट करो, मरकज को चाहे छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, उसका सबब ये है कि हुकूमत मरकज में जिस किसी की भी हो, एनएफसी के जरिए जो सूबों को हिस्सा मिलना है वो इतना वाफिर है और इतनी बड़ी मिकदार है कि उसके नतीजे में सूबाई हुकूमतें अच्छा काम कर सकती हैं, लोगों को सेहत में, तालीम में, रोजगार, बेशुमार चीजों में वो रिलीफ फराहम कर सकती हैं और यही कारकर्दगी की बुनियाद होगी जिस पर आइंदा ये सियासी जमातें आइंदा यानी अवाम के पास जा सकें। सर फोकस करना होगा बलूचिस्तान को भी। बलूचिस्तान लंबे अरसे से इस इंतज़ार में है कि उस पर भी फोकस किया जाए और हुकूमतें यही कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, हमने देखा यही हुकूमतें कर रहे हैं। पर ये जो मिड टर्म हुकूमतें होती हैं आधे आधे में जाके चेंज करने वाला मामला, डॉक्टर साहब, ये अब ख़त्म होना चाहिए, एक कम से कम तसलसल होना चाहिए। अब तसलसल का तो मैं हक में हूँ, सूबों में भी और मरकज में भी, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जैसे कि इलेक्शन से पहले ये इतलात थी कि एक रियासत के दरमियान, रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक मीसाक हो गया है और इस मीसाक के तहत तय ये किया गया है कि पाकिस्तान जो माजी की गफलत और हिमाकतों की वजह से डूबता चला जा रहा है, अब हमने अपने इत्तेहाद के साथ इसको ऊपर उठाना है और इसको बचाना है। तो इस मकसद के लिए सियासी हुकूमतें जो है वो भी लॉन्ग टर्म होगी, जिसका आपको एक मिला इशारा मियां नवाज शरीफ की, जो जिसको आमतौर पर विनिंग स्पीच कहा जाता है, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की कोई विनिंग स्पीच थी। उसमें उन्होंने कहा कि 10 बरस चाहिए ताकि आप कंटिन्यूटी के साथ मुल्क को चला सकें और मुल्क जिन बहरानों में गिरफ्तार है उससे निकाला जा सके। तो ये इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग रियासत और उसके इदारों के दरमियान मौजूद है, लेकिन इंतखाबी नताइज ने जिस किस्म का अपसेट पैदा किया है उसकी वजह से परेशानी पैदा हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और अगर पीटीआई के अंदर भी ऐसा एलिमेंट दानिशमंदी प्रिवेल कर जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतखाबी नताइज भी हमें कुछ नहीं कहेंगे और हम बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। अच्छा सलमान आबिद साहब, हम जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, जो बानी पीटीआई वाला ख़त है, ये ख़ुद में एक बड़ी मुजरिमाना काम नहीं है? थोड़ा सा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए इस तरह की चीज़ें? और क्या ज़रूरत है आपको? एक बार अगर आईएमएफ ने आप तीनों के साथ बात कर ली, आपके घरों तक आ गए, बात हुई, एक स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस चाहिए था, उसके बाद ये काम करना आने वाली गवर्नमेंट के लिए तो पहले ही मुश्किल बन जाएगी और फिर पाकिस्तान की आवाम के लिए भी मुश्किल बन जाएगा। देखिए ना, बात यह है कि जिस तरह से आपने पीटीआई को दीवार से लगाया है, उनको इंतखाबी सियासत से निकालने का पूरा खेल खेला गया, उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, उनके उम्मीदवारों को आज़ादाना बुनियादों पर इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी गई। फिर इंतखाबात के नताइज में खास तौर पे वो जो इलेक्शन कमीशन का शानदार इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था, वो रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक फेल हो गया मुकम्मल तौर पे। तो डाउट्स तो खुद इलेक्शन कमीशन ने क्रिएट कर दिए ना इलेक्शन के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि पीटीआई को कोई जरूरत नहीं है कि इस तरह का कोई खत जो है वो आईएमएफ को लिखे। उसको पाकिस्तान की अदालतों के अंदर, पाकिस्तान के ईवानों के अंदर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बाहर ये जरूर शोर उठाना चाहिए कि इंतखाबात में धांधली हुई है और इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल किया गया है, और वो उसकी कानूनी और सियासी जंग जरूर लड़े। लेकिन बिला वजह इसमें इंटरनेशनल इदारों को इंगेज करने की जरूरत नहीं है। ये कोई पाकिस्तान के हक में नहीं है, कोई पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, और बिला वजह ये इश्तियाल पैदा करेगा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, जिसकी अभी फारूक साहब भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूं कि एक इंगेजमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पीटीआई के साथ अगरचे ज्यादती हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद उनको थोड़ा सा अपने अंदर एक ठहराव पैदा करना चाहिए और पार्लिमानी सियासत तक ही रखकर और सियासी मामलात और कानूनी मामलात को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। महाजराई और टकराव की सियासत
किसी के मफाद में भी नहीं है। उससे ना हुकूमत का भला होने वाला है, ना अपोजिशन का भला होने वाला है। और मईशत के जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उसमें हमें ज्यादा तदब्बुर का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर पीटीआई खत लिख भी दे तो आईएमएफ का कोई उसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। ना उन्होंने कोई उस खत के मनोअन को तस्लीम करना है, मतन को, ना उन्होंने ऐसा फैसला करना है, बल्कि आज उसकी वजाहत भी आ गई है कि हम जो है इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं करते हैं। लेकिन उससे पीटीआई को यकीनी तौर पर एक सेटबैक होगा जो उससे उसको ग्रेस करना चाहिए। मैं जाती तौर पर तो यही समझता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका इस पर व्यू? अच्छा, मैं इलेक्शन की आप यहाँ भी जिक्र हुआ कि मुतनाज़ा इलेक्शन है और इंतखाब अभी सलमान साहब ने भी उसका जिक्र किया। अब इस पे ये बातें तो मौजूद हैं, एक नैरेटिव है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन ठीक ना होने को हम कहाँ जांच सकते हैं? शिकायत से, लीगल शिकायत से। बिल्कुल ठीक। तो इस वक्त तक इस इलेक्शन के बारे में जो पिटीशंस फाइल हुई हैं उनकी तादाद है 87। जो चैलेंज किए गए हलके उनकी तादाद है 22 ठीक। और उन 22 हलकों में से 10 हलके खैबर पख्तूनख्वा के हैं जहां पीटीआई जीती है। 7 हलके पंजाब में चैलेंज किए गए हैं, बाकी 2 हलके रह गए। वो 2 हलके 5 हलके रह गए। वो 5 हलके बाकी आपके सारे जो रिमेनिंग सूबे हैं या फेडरल इलाका है इसमें है। तो जो धांधली है उसके आदादो शुमार तो मैंने आपके सामने रख दिए। तो कहने का मतलब ये है कि पीटीआई को सोचना चाहिए कि ये सारा खेल नैरेटिव पे नहीं होता, ये वो शेर आया वाली बात हो जाती है। फिर इन दी एंड देखें ना, बाकी जमातों के भी हकायक आपको मालूम है क्या सूरत हाल है उनकी। नहीं, मुस्लिम लीग नून कह रही है, मुस्लिम लीग नून कहती है कि केपीके के अंदर सारा इलेक्शन फ्रॉड हुआ है। मौलाना साहब भी केपीके का जिक्र कर रहे हैं। मौलाना साहब भी केपीके का जिक्र कर रहे हैं। सारी बातें जो है मौजूद तो है ना, इसको कहीं ना कहीं ऑडिट तो होगा या नहीं होगा? उसके लिए एक लीगल फोरम है ना सर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है ना एक लीगल फोरम। ऑडिट करने का मैंने तो बता दिया ना कि कितनी शिकायत करना चाहिए। मैं तो पहले इसकी वजाहत कर चुका हूँ। बिल्कुल सही। जी जी डॉक्टर साहब। नहीं देखिए सर, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैंने तो आपके सामने जितना चैलेंज हुआ है आपके सामने आदादो शुमार रखे हैं। ये आदादो शुमार क्या बताते हैं कि सड़क पे जो हंगामा हो रहा है, मीडिया में जो हंगामा हो रहा है वो एक तरफ, और असल हकीकत ये है। बिल्कुल ठीक। तकरीबन 1000 हलकों में इलेक्शन हुआ है, 87 टोटल पटिशंस आई हैं, 22 टोटल हलके चैलेंज हुए हैं और 7 पंजाब में हैं, 10 केपी में हैं, बाकी 5 छोड़ दें आप। तो कहने का मतलब ये है कि इस धांधली की एक हकीकत तो ये है। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल कुरान पे हाथ रख के कह दूं कि ये नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक इलेक्शन है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो आपके सामने कानूनी पोजीशन है वो ये है। तो इसका मतलब ये है कि खुदा के लिए आप प्रोपेगेंडे से निकलकर हकीकत की तरफ आएं और प्रॉपर सियासत करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर शेर आया वाली बात होगी। एक दफा आपका प्रोपेगेंडा लोगों ने सुन लिया, दूसरी दफा सुन लिया, तीसरी दफा भी मुमकिन है सुन लिया जाए, उसके बाद आप मुंह के बल जा गिरेंगे और फिर रियासत के साथ भी खराबी होगी। तो अब वक्त आ नहीं गया कि हम दानिशमंदी से मामलात को ठीक करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो खत है इस पर आपके कमेंट? इसी वजाहत में कर दूं जी। ये इलेक्शन कमीशन की एक शिक है कि इलेक्शन से 15 दिन के अंदर अंदर आपको हर सूरत में फॉर्म 45 जो है वो अपलोड करना था वेबसाइट के ऊपर। ठीक। ये जो फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 का कॉन्ट्रडिक्शन है, ये किसने पैदा किया है? इलेक्शन कमीशन ने पैदा किया, आज के दिन तक पैदा किया हुआ है। और जो फॉर्म 45 का अपलोड ना होना खुद बहुत से सवालात को जन्म देता है ना। तो इसलिए हमें जरा इस इलेक्शन कमीशन का भी मातम करना चाहिए, जिसने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि जी हमने एक बड़ा ट्रांसपेरेंट किस्म का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए हैं। और उसने वो जिस तरह से आरटीएस बैठा था, इसी तरीके से ये भी उसी तरीके से बैठ गया ना। फर्क क्या पड़ा? यानी हम हमारे टैक्सों पे पलने वाला इलेक्शन कमीशन अगर इस पाकिस्तान में एक शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन तो फिर क्वेश्चन मार्क लगेंगे, चाहे वो जायज लगे, चाहे वो नाजायज लगे, चाहे वो बिल्कुल ठीक। सलमान साहब, वही मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया ना, वो वही बात है। वो ये बता रहे हैं कि जो सड़कों पर बात हो रही है वो अलग है, और जो हकीकत में जहां जहां ये चैलेंज किया गया है उसकी तादाद उन्होंने बड़ी बड़ी वाज़ेह तौर पे बताई है। वो समझ में आ रही है आपकी बात बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर, एक और बात भी सुन लें
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनसे 80 या 88 नशिस्तें छीनी गई हैं। बिल्कुल। तो जो फॉर्म 45 पीटीआई की वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं वो 34 हैं। ठीक है। देखिए हकीकत कुछ और है, प्रोपेगेंडा कुछ और है। अपलोड हुए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कितने अपलोड है वो देख ले बस। बाकी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये अगर उसकी ट्रक की बत्ती पे जो पीछे लगाया है इलेक्शन कमीशन ने, उसकी मजम्मत करने के लिए मैं भी अपने भाई के साथ शरीक हो जाता हूँ। ये तो चलें, बात खत्म हो गया। अच्छा इधर बात ही खत्म हो गई। डॉक्टर साहब मैं जरा इस पे कमेंट चाहूंगा आपका। खत लिखना इस तरह के मेरा ख्याल है सियासी रवैये या ये, मैं तो इसको सियासी नहीं गैर सियासी रवैया और इस तरह का एक इश्तियाल अंगेज रवैया ये मुश्किल पैदा करेगा, सबके लिए करेगा। देखिए मुझे डर है कि जो बात करूंगा सलमान साहब उस पर खफा होंगे। मैं ये समझता हूँ, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ और इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों से रब्ता रहता है, आपका भी रहता है। पहले 9 माह में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो अशफाक हसन खान साहब ने एक दफ़ा बताया कि इन्होंने IMF में जाने में इतनी ताख़ीर कर दी है कि मुल्क जिस मईशत में बहरान में डूब गया है उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा मुल्क। ये बात उनके अपने लोगों ने ये बात बिल्कुल ठीक। अब एक तरफ ये, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों, और जो इनका शब्बर जैदी साहब थे FBR के चेयरमैन, वो कह चुके हैं उनके अपने दौरे हुकूमत में कि टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया था। मेरा सवाल ये है कि पीटीआई के दौर में ये सब हो रहा था और वो संजीदा क्यों नहीं थी, वो क्यों दूसरे कामों में लगी हुई थी। अब चाहे आप मौलाना फजलुर रहमान की बात को ले लें, चाहे डॉक्टर इसरार अहमद की बात को ले लें, चाहे मजीद निज़ामी साहब की बात को ले लें, चाहे हकीम सईद साहब की बात को ले लें, वो सब बातें थी। लेकिन अब हकायक ये बताते हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ एक मंसूबे के तहत ले जाया जा रहा था। और टारगेट क्या था? पाकिस्तान 2 चीजें टारगेट थी। पाकिस्तान का आइन जो पाकिस्तान के 4 फादर्स ने बड़ी मुश्किल से पूरे इत्तेफाक राय से बनाया, पाकिस्तान को उससे आइन से महरूम करना मकसूद था। और उसमें महरूम इसलिए करना मकसूद था क्योंकि उसके जो नज़रियाती इम्तियाजात हैं वो मगरिब की ताकतों को पसंद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो मगरिब को पसंद नहीं है। और आप ये देखें कि आपकी मईशत को तबाह कर दिया और फिर दहशत गर्दों को साबिक फाटा के इलाके में 40-50 हज़ार दहशत गर्दों को लाके बसा दिया, जिन्होंने दहशत गर्दी शुरू कर दी पाकिस्तान में। अब नजर ये आ रहा था कि पाकिस्तान खाना जंगी का शिकार होने जा रहा है। ये वक्त था जब PDM एक्टिव हुई और ये उसके बाद जो है तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI को हुकूमत से महरूम किया गया। ये मामला था, ये खतरा था कि आप अपने आइन से भी जाएंगे, आप अपने डिफेंस से भी जाएंगे और आपका कहीं कोई पुरसाने हाल होगा नहीं और बैरूनी ताकतों खाना जंगी भी होगी और बैरूनी ताकतों को मुदाखलत का मौका भी मिल जाएगा। मैं आज भी ये समझता हूँ कि PTI इसी एजेंडे पर काम कर रही है। PTI से आपको खैर की तवक्को नहीं है और यही सबब है PTI की आजमाइशों का। PTI वरना अगर कोई एक सिंपल पॉलिटिकल पार्टी होती तो कोई मसला ना होता। जैसे अल्ताफ हुसैन की MQM दहशतगर्द थी, इसी तरह बानी PTI जो है वो उसके अजाइम मशकूक हैं, वो ठीक अजाइम नहीं है, वो खतरनाक है, उनसे बचने की जरूरत है। सलमान साहब ये जो खत है जी, वो जो खत है वो यही इससे यही जाहिर होता है। डॉक्टर इसरार अहमद की और अल्ताफ हुसैन की बातें तो याद है फारूक आदिल साहब को। ये जो अवाम ने एक सियासी जमात को मैंडेट दिया है, अवामी समाजी और सियासी शऊर को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो रिजीम चेंज है उसमें अब इमरान खान को जरा छोड़ दें। ये जो अख्तर मैंगल, महमूद खान अचकजई और सारे लोगों ने बताया है कि जनरल बाजवा ने क्या रोल प्ले किया था, तो उससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि रिजीम चेंज क्या है। लेकिन एक चीज सलमान साहब, मेरा सवाल वहां है कि अब बिहेवियर जो है के आइन में कितनी पासदारी हो रही थी और पाकिस्तान रीजनल और इंटरनेशनल दुनिया में कितनी साख रखता था, उसका भी एनालिसिस कर ले। ये सारा गुस्सा सिर्फ इमरान खान पे निकालने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का ओवरऑल क्राफ्ट जो है
उसके अपने अंदर बेशुमार कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन सर जिसकी एक वजह चीज, से पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा है जहाँ पे आज हम देख रहे हैं। चले मैं बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर फारूक आदिल साहब का भी बहुत शुक्रिया। कोशिश की अभी जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की, इस सिचुएशन में तमाम की तमाम सियासी जमातें, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हों या फिर वो हुकूमत का हिस्सा हों, फैसला साजी का हिस्सा तमाम होंगी। चूँकि पाकिस्तान इस वक्त मुतामिल नहीं है, जिस तरह की सिचुएशन में हम फंस चुके हैं, जिस तरह के गर्दाब में हम फंस चुके हैं, हुकूमत बनने जा रही है, अपोजिशन बैठने जा रही है। अपोजिशन का काम लाजमी तौर पर थोड़ा सा बिहेवियर में लचक पैदा करना होगा, वरना फिर जिस तरह के बिहेवियर्स हम पिछले 5 सालों में देख रहे हैं तमाम जानिब से, वो बिहेवियर पाकिस्तान को किसी बेहतरी की तरफ नहीं ले जाएंगे। जिन चैलेंजेस का जिक्र कर रहे हैं पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी और फेडरल में, वो चैलेंजेस अब बैन अवी बरदरी के साथ अपने ताल्लुकात को नए सिरे से नई डायमेंशन पर इस्तवार करने, और पाकिस्तान ने जो कश्मीर का मुकदमा है, जो गज़ा की सूरत हाल है, इनको भी देखना है, और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हमसे कोई उसके साथ जो जुड़ी है वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। वहाँ अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में एक बार फिर सिक्योरिटी के मामला सर उठा रहे हैं, उसको कुचला जा रहा है। ये एक अलग सिचुएशन है, ये हैं बड़े चैलेंजेस। बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।